नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज आपके बीच में हूँ दोबारा से कुछ बातें करने के लिए। दोस्तों, दुनिया भर में सितंबर का महीना जो है वो पीसीओएस अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का नाम पीसीओएस इसलिए पड़ा कि जब कभी हम आपके अल्ट्रासाउंड पे पीसीओएस लेडीज़ का ओवरीज देखते हैं तो वो ओवरी ऐसी लगती है जैसे उसने काले मोतियों की माला पहन रखी हो। जैसा मैं अक्सर आपको इस मॉडल के साथ पढ़ाया करती हूँ, ये यूट्रस है, ये दोनों फैलोपियन ट्यूब्स हैं और ये ओवरीज हैं। तो इस ओवरी में छोटे छोटे काले दाने की तरह से अंडे जिस फॉलिकल में रहते हैं वो फॉलिकल्स दिखते हैं और ऐसे किनारे किनारे पड़े रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि ओवरी ने काले मोतियों की माला पहन रखी है, इसलिए इसको हम पीसीओडी भी कहते हैं। बेसिकली ये कई लक्षणों का एक समूह है जिसमें बेसिकली औरत को एक तो एमसी में गड़बड़ी होती है, उनको एमसी समय से नहीं आता है। 80% महिलाओं को एमसी डेट के ऊपर जाके आता है, 2 महीने 3 महीने या फिर दवा खाने के बाद आता है। और कुछ महिलाओं को यहाँ पे बाल हो जाते हैं, मुहासे निकलने लग जाते हैं, सर के बाल गिरने लग जाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें और अल्ट्रासाउंड में उनकी ओवरीज में ढेर सारे छोटे छोटे अंडे दिखाई पड़ते हैं। ये 3 मेन लक्षण है। ये बीमारी आपको जान के आश्चर्य होगा कि सदियों से जानी जा रही है। कई हज़ार साल पहले जब हमारे जो पूर्वज थे, जो एक शिकारी की ज़िंदगी जीते थे, हंटर गैदरर्स जिनको कहते थे, उनकी ज़िंदगी में जो है क्या होता था कि आदमी लोग जाते थे शिकार पे, वो शिकार करके लाते थे, महिलाएं उनको पकाती थी, खाना देती थी और वो बच्चे पाला करती थी और बुज़ुर्गों को देख रेख करती थी। तो ऐसे में ये नेचर का एक तब्दीली थी। उन महिलाओं को बार बार बच्चे अगर होते तो वो अपनी फैमिली की देखभाल नहीं कर पाती, उनकी जानवरों से रक्षा नहीं कर पाती, खाना नहीं दे पाती, खेती नहीं कर पाती। तो उनकी बॉडी में एक तरह का चेंज हुआ जिससे उनको बहुत दिन तक मेंसेस नहीं आते थे, उनकी बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं होता था और उस वजह से उनकी जो फर्टिलिटी पोटेंशियल थी, जो उनकी प्रजनन क्षमता थी वो कम रहती थी, वो ज़्यादा दिन जीती थी, कम खाने में जी लेती थी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, हम लोगों को खाना ज़्यादा मिलने लगा, हमको सिक्योरिटी और सेफ्टी मिलने लगी, लेकिन उसके साथ साथ इस बीमारी को ख़त्म होना चाहिए था, ये बीमारी बढ़ती गई। उसका एक जो रीज़न सामने दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि औरतों की लाइफ में खाना तो बढ़ गया लेकिन उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई, जिसकी वजह से ये ट्रेट वैसे के वैसे बना रह गया। तो ये एक कारण था। उसके बाद 1935 में स्टीन एंड लेवेंडल 2 कॉलीग्स थे, 2 फ्रेंड्स थे, जिन्होंने ये देखा कि वो मोटी महिलाएं जिनको एमसी समय से नहीं आती है, अगर उनके ओवरी से कुछ हिस्सा काट दिया जाए और उसके बाद से उनको देखा जाए बच्चा रुकने के लिए, तो उनकी प्रेगनेंसी बढ़ जाती है। और यही एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में। आगे चल के इस बीमारी का नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ रखा गया। बहुत दिनों तक इलाज के तौर पे इन औरतों का ओवरी के पार्ट में से ओवरी निकाल दी जाती थी। बाद में कई दवाएं आईं जिनसे ये जो इनकी एन ओव्यूलेशन, जो ये पीरियड इतने दिन नहीं आता है, मैंने आपको पहले समझाया है कि एमसी के पहले से चौथे दिन के बीच कभी हमारे राइट ओवरी से कभी लेफ़्ट ओवरी से कोई एक अंडा सेलेक्ट होता है। एमसी के 5वें से 14वें दिन के बीच वो बढ़ता है। जब उसका साइज़ 20 से 25 मिलीमीटर का होता है तो 14वें से 16वें दिन के बीच वो अंडा, जो कि एक पानी की झिल्ली में रहता है, वो झिल्ली फूटती है, अंडा बाहर आता है और वो ट्यूब अपने अंदर ले लेती है और अगर वहाँ स्पर्म इधर से पहुँच जाता है तो दोनों मिलकर के निषेचित होकर के गर्भ की शुरुआत करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन महिलाओं के शरीर में मेल हार्मोन्स, वो हार्मोन्स जो लड़कों को लड़का बनाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, उनको एंड्रोजन भी कहते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है
और इन महिलाओं के शरीर पे इंसुलिन नाम का एक हार्मोन, जो कि हम जो कुछ भी खाते हैं, स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट हमारे खाने का है, उसको पचा करके एनर्जी देने के लिए हमारे बॉडी पे इंसुलिन काम करता है। और इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ महिलाओं की ओवरीज में के बॉडी में इनकी बॉडी इंसुलिन नाम के हार्मोन की बात मानना बंद कर देती है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। उस रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए हमारी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बनाती है, और वो ज़्यादा इंसुलिन और मेल हार्मोन जो होते हैं, ये दोनों मिलकर के अंडे के सेलेक्ट होने और बढ़ने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। इनकी शरीर में एक की जगह 7, 8, 10 अंडे सेलेक्ट हो जाते हैं बढ़ने के लिए, जिससे कि कोई भी इतना बड़ा नहीं हो पाता है कि वो 20 से 25 मिलीमीटर का पहुँचे, फूटे और उसको ओव्यूलेशन हो। तो इसको एनओव्यूलेशन कहते हैं। तो ये इस बीमारी में दिक्कत है। इस बीमारी की 80% महिलाएं, मैंने जैसा आपको बताया, वो मोटी होती हैं, उनके चेहरे पे बाल होते हैं, मुहासे होते हैं, उनका चेहरा दूर से वो मेरी क्लिनिक में आती हैं तो मैं पहचान जाती हूँ कि इनको पीसीओडी हो सकता है। और 20% महिलाएं नॉर्मल वेट की होती हैं या पतली होती हैं, उनको मेंसेस तो रेगुलर होते हैं, लेकिन उन्हें या तो प्रेगनेंसी नहीं मिल रही होती है या प्रेगनेंसी होने पे मिसकैरेज होने लग जाता है। और ये बीमारी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर लेटेस्ट स्टडी माने हम, तो हमारे बीच में हर 4-5 में से एक महिला को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। तो सोचिए कि ये महामारी का रूप ले चुकी है ये बीमारी, और इस बीमारी को कंट्रोल करना बहुत कुछ हमारे हाथ में है। मैं हमेशा अपने मरीजों से यही बोलती हूँ कि 50% जो इस बीमारी का परमानेंट कंट्रोल है वो आप कर सकते हैं, और जो 50% मेल हार्मोन्स वाला है उसको डॉक्टर करता है, जो कि टेम्परेरी रूप में करता है। और हमारा एम, जो महिलाएं, ये रिप्रोडक्टिव एज की बीमारी है बेसिकली, उसी वक्त अधिकतर लोग नोटिस करते हैं जब आपकी शादी होती है, आप प्रेगनेंसी ट्राई करते हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं मिलती है। ये देखा गया है कि एक नॉर्मल महिला जो रेगुलर पीरियड जिसको होते हैं उसको उससे 10 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक पीसीओडी महिला को कंसीव करने में। तो जब उसको प्रेगनेंसी नहीं मिलती है, वो डॉक्टर के पास आती हैं, तो पता चलता है कि उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, उनकी बॉडी में पीसीओडी है, और तब हम इलाज करते हैं। तो हमारा उस वक्त का मेन एम होता है उनको पहले प्रेगनेंसी देना। लेकिन मैं आज आप लोग को ये बताने भी आई हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ सिर्फ एमसी और बच्चे से रिलेटेड नहीं है। इस बीमारी का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला पार्ट है वो हमको मोटा करता है, हमारी बॉडी में कई तरह का चेंज लाता है, जिसकी वजह से ये महिलाएं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है उनके अंदर ब्लड प्रेशर होने की, हार्ट की बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और जैसा आपने मुझे हमेशा कहते सुना है कि डायबिटीज़ या शुगर और पीसीओडी जुड़वा बहनें हैं। एशियन लोगों में, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका है जो ये वाला पार्ट जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, इनके पेट निकलने की टेंडेंसी होती है, पेट पे फैट होता है। जिन लोगों के पेट पे ज़्यादा फैट होता है उनको डायबिटीज़ नॉर्मली भी ज़्यादा होती है, और अगर वो फैमिली में भी है तो सोचिए कि वो रिस्क कितना बढ़ जाता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अवेयरनेस मंथ का मतलब ये है कि हम इस बीमारी को समझें, इस बीमारी से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि हम आगे चल कर के इन चीज़ों से ना ग्रसित हों, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, मोटापा, इन बीमारियों से। बच्चा होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी लाइफस्टाइल वगैरह तो मैं अक्सर आप लोग को बताती रहती हूँ। आज मैं आपको स्पेशली इनफर्टिलिटी और पीसीओएस में ट्रीटमेंट कैसे चलता है उसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कई साल ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद बच्चा उनको रुकता है, कभी कभी नहीं रुकता है, नॉर्मल तरीके से नहीं रुकता है। अल्टीमेटली मैं उनको टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ करने की सलाह देती हूँ। तो किसी भी बीमारी का इलाज पहले हम सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। जैसा कि मैं अक्सर आपसे ये बात कहती हूँ कि एक बार मैंने बीमारी पकड़ ली, उसको ठीक कर दिया, तो बच्चा आपको अपने आप रुक जाएगा। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में जो मेन प्रॉब्लम्स मैं झेल रही हूँ वो यही है कि इनका वेट किसी भी नॉर्मल तरीके से घटता नहीं है, इनको मेंसेस टाइम से नहीं आते हैं, और इनको जो है प्रेगनेंसी नहीं मिलती है या मिसकैरेज होता है।
तो जब भी पेशेंट मेरी क्लिनिक में आता है, कहता है मैडम जब तक मैं दवा खाती हूँ तब तक तो पीरियड टाइम से होता है, उसके बाद से वो ऐसा ही रह जाता है, फिर से वैसा ही हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अपनी बीमारी समझने की ज़रूरत है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की महिलाओं को एमसी चढ़ के आना एक नेचुरल फीचर है, और जब जैसे जैसे एज बढ़ती है वो ड्यूरेशन एमसी के चढ़ के आने का कम तो होता जाता है, वो ख़त्म नहीं होता है। जब बाकी लोगों का पीरियड नॉर्मली लेट से आने लगता है, उस वक्त ये पीसीओडी के लोगों का पीरियड जो है वो सही से समय से आने लगता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन लोगों को ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं होता है, बच्चा होता है लेकिन दिक्कत से होता है, बहुत ज़्यादा तंग करके होता है। तो हम कैसे जाएं? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, थर्ड लाइन ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। कोई भी महिला अगर इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी का शिकार है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसकी एज क्या है। जैसे हर तरह की इनफर्टिलिटी में एज इम्पॉर्टेंट होती है, पीसीओडी में भी एज इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ की प्रथा थी जल्दी कम उम्र में शादी करना, वो अच्छी थी, वो हमारी भौगोलिक और शारीरिक परिस्थितियों को सूट करती थी। अगर हमारी शादी 18, 20, 21 साल में हो जाती है तो हमारे पास टाइम होता है प्रेगनेंसी करने का, अपनी कोई चीज़ गड़बड़ है उसको ठीक करने के बाद भी हमारे पास बहुत टाइम होता है। तो अर्ली मैरिज बहुत अच्छी चीज़ थी जो हमारे देश में हुआ करती थी। आजकल लड़कियां पढ़ रही हैं, कैरियर ओरिएंटेड हैं, वो जॉब करना चाहती हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हैं, प्रेगनेंसी से करने से पहले वो सब कुछ करें। लेकिन सबको ये याद रखना है कि अगर आपके ह्यूमन का नेचर भगवान ने ऐसा बनाया है, प्रोक्रिएशन उसका एक नेचुरल राइट है, एक नेचुरल फीलिंग है कि औरत जब तक मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं करती है उसको सब कुछ अधूरा लगता है। तो ऐसे में आपको समय से शादी करके समय से बच्चा प्लान करना अपने फ्यूचर करियर के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एज होती है। एज अगर हमारी साइड में है, 30 के नीचे है, तो हम तरह तरह के ट्रीटमेंट नॉर्मल तरीके से फॉलो कर सकते हैं, उस पर कुछ टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, आपकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके ऊपर कोई दवा खाने वाली काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में मजबूरी में हमको आगे के एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो एज बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, आपकी शादी के कितने साल हुए, उसके बाद कितने दिनों से आप ट्राई कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं मिली, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक वो महिला जिसकी उम्र 23-24 साल है, जिसकी शादी के 2-3 साल हुए हैं, वो मेरे पास आती है तो मेरे पास बहुत समय होता है। मैं 1 महीने में आपका नेचुरल, मैं क्या कहती हूँ आपसे, आपको इस मॉडल पे समझाती हूँ कि बच्चा कैसे होता है, पीरियड कैसे आता है। उसके बाद आपको बोलती हूँ कि इस महीने मैं ये देखूँगी कि आपकी बॉडी में नेचुरली चीज़ें कैसे चल रही हैं, बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंटरवेंशन के, जिसको हम नेचुरल साइकिल मॉनिटरिंग कहते हैं। उसमें मैं आपके एमसी के दूसरे दिन के कुछ हार्मोन्स चेक करती हूँ। उन हार्मोन्स में FSH, LH, प्रोलैक्टिन, TSH और AMH नाम का एक हार्मोन है। AMH आजकल मैं ज़्यादा करने लग गई हूँ क्योंकि वो बीमारी की तीव्रता मुझे बताता है कि कितनी है। इसके अलावा थायराइड और प्रोलैक्टिन 2 हार्मोन्स जो होते हैं, इनकी गड़बड़ी से, इनके इम्बैलेंस से बॉडी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल PCOD की तरह दिखती हैं। उनको भी MC चढ़ के आता है, उनको भी पीरियड होने में दिक्कत होती है, उनकी भी ओवरीज वैसे ही दिखती हैं जैसे कि उन्होंने काले मोतियों की माला पहन रखी है। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि PCOD डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि और बीमारियां जो इससे मिलती जुलती हैं, थायराइड की बीमारी, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की बीमारी, एक कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होती है। उस बीमारी में औरत के शरीर में जो ये मेल हार्मोन है, ये हार्मोन हमारी ओवरीज के अलावा एक एड्रिनल नाम की ग्रंथि जो कि यूट्रस के, जो कि किडनीज के ऊपर टोपी की तरह लगी रहती है, उससे भी निकलता है।
तो कभी कभी वो हार्मोन इतना ज़्यादा निकलता है कि उसके सारे फीचर्स बाहर से देख करके पीसीओडी की तरह लगते हैं, लेकिन हकीकत में वो पीसीओडी नहीं होती हैं। तो पहले इन 3-4 बीमारियों को हम रूल आउट करते हैं और फिर हम डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन कह रही हूँ कि पीसीओडी को क्लिनिकली हम जान पाते हैं। लड़की को एमसी चढ़ के आ रहा है, उसके शरीर पे बाल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। जैसे जापानीज़ लोगों को अगर पीसीओडी होगा तो आप नहीं देखेंगे कि उनके चेहरे पे बाल आ गया ज़्यादा सा या वो बहुत ज़्यादा मोटे हो गए। इंडियंस में आता है, साउथ इंडियंस पे ज़्यादा होता है। नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हमारे यहाँ हैं, हिमाचल उधर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उन लोग के चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल नहीं आएंगे, लेकिन बीमारी उनको भी वही रहेगी। तो हमें ये देखना होता है। तो जब हम बीमारी की तीव्रता जान लेते हैं, एक LH हार्मोन होता है, इस बीमारी में LH और FSH का रेशियो गड़बड़ हो जाता है। ये दोनों हार्मोन मिलके जो FSH हार्मोन होता है वो पहले निकलता है, वो अंडे को बढ़ने में हेल्प करता है। फिर अचानक बॉडी में LH हार्मोन बढ़ता है और ये जो LH हार्मोन है इस अंडे को तैयार करता है फूट के मैच्योर अंडा निकालने के लिए। इस फॉलिकल को तैयार करता है, जो पानी की झिल्ली जिसको मैं आपको बोलती हूँ, जिसको ग्राफियन फॉलिकल, डोमिनेंट फॉलिकल भी कहते हैं, जो सेलेक्ट हुआ होता है। तो ये दोनों हार्मोन प्रॉपर नॉर्मल ओव्यूलेशन होने के लिए ज़रूरी हैं। जिन महिलाओं के शरीर में LH ज़्यादा FSH कम होता है, उनको अंडे छोटे ग्रो करते हैं, ग्रो करने से पहले उस साइज़ से पहुंचने से पहले फूट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख करके इन हार्मोन्स को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा कुछ लोग के गर्दन यहाँ काली हुई रहती है, कहीं यहाँ स्किन पे काला पैच होता है जिसको एक्एंथोसिस कहते हैं। ये हमारे साउथ इंडिया और श्रीलंकन जो हमारे लोग हैं उनके में ज़्यादा होता है हमारे कंपैरिजन में। तो वो दिखाता है, वो एक तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस का मार्कर है। मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा हो रही है और आपकी बॉडी इंसुलिन का बात नहीं मान रही है। आप कितना भी डाइट करते हैं, कितना भी एक्सरसाइज करते हैं, आपका वेट नहीं घट रहा है। तो जब मैं ये सारी जांचें कर लेती हूँ, उसके बाद ट्रीटमेंट का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पतले और मोटे दोनों लोग को होती है। मोटे लोग को ज़्यादा होती है। मोटे लोगों पे हमारा फोकस इसलिए ज़्यादा होता है कि वो ज़्यादा प्रोन होते हैं आगे चल के शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी से ग्रसित होने के लिए, अगर उनको पीसीओडी है और उन्होंने समय से अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं किया। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से क्या होता है, दो चीज़ें हमारी बॉडी में गड़बड़ हुई। एक मेल हार्मोन बढ़ गया, एक इंसुलिन की बात हमारी बॉडी नहीं मान रही है तो इंसुलिन ज़्यादा हो गया। हाइपर इंसुलिनीमिया, हाइपर एंड्रोजेनीमिया, ये दो टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो इंसुलिन ज़्यादा है, अगर हम अपने खाने में चावल, चीनी, आलू की मात्रा कम कर दें, बाहर के डिब्बे बंद चीज़ें ना खाएं, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जितनी कम होगी, हमारी बॉडी को इंसुलिन उतना कम निकालनी पड़ेगी। और दूसरी, एक्सरसाइज एक ऐसी कंडीशन है जिसको बॉडी इमरजेंसी की तरह लेती है। वो समझती है कि आपकी बॉडी पे कोई अटैक हो गया है, ऐसे में उसको ऊर्जा से अपने को रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत होती है और वो उस हर हाल में इंसुलिन की बात मानती है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की महिलाओं का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, चाहे उनको इनफर्टिलिटी हो, चाहे उनके मासिक में अनियमितता हो, चाहे उनको मोटापा हो, हर चीज़ का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम डाइट से करते हैं, एक्सरसाइज से करते हैं, और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल मैं आपको बताती हूँ, बिहेवियरल थेरेपी। जब तक आप मेरी बात से कन्विंस नहीं होंगे कि हाँ, ये बीमारी इस चीज़ से होती है, ऐसे होती है और इसको ये करेंगे तो ठीक हो जाएगा, जब तक ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं बैठेगी, तब तक मैं कहूँगी चावल, चीनी, आलू ना खाओ तो आप चुपके से खा लेंगे। 4 दिन नहीं खाएंगे, एक दिन ढेर सारा गोलगप्पा खा लेंगे, ढेर सारा चाउमीन खा लेंगे। तो मुझे ये चीज़ आपको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। कंसिस्टेंसी, जैसे 1 महीने की दवा दी, सब कुछ समझा के भेजा मैंने, 1 महीने बाद पेशेंट आता है, उसका वेट नहीं घटा होता है, तो कहता है मैडम इतना तो किया, वेट नहीं घटा, अब क्या करूं? तो वो हार मान जाता है। हार नहीं माननी है,
ये बिहेवियरल थेरेपी में आता है। मेंटली अपने को स्ट्रॉन्ग करना है कि नहीं, तो मैं उनको समझाती हूँ, देखो इस महीने तुम्हारा वेट बढ़ा नहीं है, उतने पे रुक गया है। तो बॉडी में से जब वेट जाता है तो पहले आपके इंचेस जाते हैं। आपका जो इतना कमर थी वो कमर 1 इंच 2 इंच कम हो जाती है, आपके यहाँ से फैट कम हो जाती है, यहाँ से फैट कम हो जाती है पेट के पास से, तो वो फैट का वेट ज़्यादा नहीं होता है, तो वो दिखाई नहीं पड़ता है। ग्रेजुअली अगर आप डटे रहते हैं उस काम पे, आपकी लाइफस्टाइल का वो हिस्सा बन जाती है, तब धीरे धीरे आपका वेट कम होना शुरू होता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में पहला डाइट है। डाइट में हमारा खाना, एक मिक्स प्लेट जो हमारी होती है खाने की, उसको आधे से कम हिस्से में उसके कार्बोहाइड्रेट चावल या रोटी होना चाहिए, 1/3 हिस्से में कम से कम प्रोटीन होना चाहिए, और बाकी में आपकी सब्जी, सैलड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तेल, घी, हर चीज़ की ज़रूरत होती है बॉडी को, तो वो सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए। तो आपके खाने में अगर आपने 2 चपाती ली, चपाती में जितने तरह का ग्रेन्स आप इस्तेमाल करेंगे, ज्वार, बाजरा, नाचनी और चना, मटर, इस सब की आटे को मिला के रोटी खाएंगे, तो उसको पचाने में आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी बॉडी में ज़्यादा रफेज जाएगा। 1 कटोरी आप दाल खाएंगे, सब्ज़ी हरी कोई खाएंगे, खाना खाने के पहले 1 प्लेट सैलड खा लेंगे, या आपकी सब्ज़ी में तोरई, भिंडी, बीन्स, गोभी, शिमला मिर्च, इस तरह की हरी भरी सब्जियां होंगी अलग अलग कलर की, और आपका जो सैलड का प्लेट होगा उसमें जितना ज़्यादा गाजर, मूली, चुकंदर, जितने कलर होंगे आपके खाने में, जितनी वेरिएबिलिटी होगी, वेरिएशंस होंगी आपकी प्लेट में, आपकी डाइट उतनी ज़्यादा कंप्लीट मानी जाएगी। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप वेट लूज़ कर रहे हो, चाहे आप मेंटेन कर रहे हो, खाना आपको हमेशा बैलेंस डाइट है। आपको अपनी कैलोरीज कम करनी है, कितना खा रहे हैं वो पोर्शन कम करना है, लेकिन आपको खाने में किसी तरह की कमी नहीं करनी है। खाने का पोर्शन कम करने का तरीका सबसे अच्छा क्या है? आपकी थाली का साइज़ स्मॉल होना चाहिए, उनमें जो कटोरियाँ रखी हैं उनकी साइज़ स्मॉल होनी चाहिए, आपकी जो सर्विंग हम कहते हैं, जो आप कलछी, पलटे, जिससे भी आप डालते हैं, उससे जो क्वांटिटी ले रहे हैं वो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप क्या होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी खा लेते हैं, तो हमारा ब्रेन बाद में सैटिस्फाइड फील करता है, पेट भर गया होता है, लेकिन ब्रेन उसको ये बता नहीं पा रहा होता है कि हम फुल हो चुके हैं, हम खाते जाते हैं। तो माइंडफुल ईटिंग बहुत ज़रूरी है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या है कि आपका पूरा फोकस अपनी उस थाली पे है जो आप खा रहे हैं। उस थाली से जो चीज़ आप खा रहे हैं उसका पूरा स्वाद लेके खाइए, पूरा उसको अपनी बॉडी में एसिमिलेट होने दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए हर खाने के बाद, हर डिश को खाने के बाद, जिससे वो अंदर जाए और वहाँ पहुँचे तो उसका सिग्नल ब्रेन को भी मिल जाए कि हाँ, हमने इतना खा लिया। खाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी भूख अभी नहीं मिटी है तो 2-3 मिनट रुकिए। 2-3 मिनट बाद भी आपको अगर लगता है कि आपको नहीं, आपका पेट भरा, तो आप अपनी प्लेट में दही बढ़ा सकते हैं, सैलड बढ़ा सकते हैं, सब्ज़ी बढ़ा सकते हैं, दाल बढ़ा सकते हैं, चावल रोटी सबसे अंत में बढ़ाना है। तो सेकंड सर्विंग लेना बंद करना है। तो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज कंजम्पशन बंद करना है वेट रोकने के लिए, वेट बढ़ने से रोकने के लिए। और वेट घटाना है तो अगर आपको दिन भर में 1200 से 1400 कैलोरीज खानी है तो उसकी जगह आप 1000 खाएँ, 950 कैलोरीज खाएँ, तो आपका वेट घटता है। लेकिन वो 950 आपका कंप्लीट फूड होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, उसमें फैट होना चाहिए, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक मिनरल्स होने चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, सेलेनियम, जिंक, और उसमें विटामिन्स होने चाहिए, ABCD जो भी होते हैं, सब कुछ का एक प्रॉपर बैलेंस खाना खाना है। तो ये माइंडफुलनेस ईटिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है, तो मैंने क्या बताया, अगर आपको वेट मेंटेन करना है तो आप 1200 कैलोरीज की डाइट पे अगर रहते हैं, अगर आप टीचर हैं, हाउसवाइफ हैं, ऑफिस में काम करती हैं, मेरी तरह डॉक्टर हैं, तो 1200-1300 कैलोरी आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली, 1200 से 1400 में लगभग सारी इंडियन महिलाएं फिट हो जाती हैं।
इतना खाना है। अगर आप लेबरर हैं, मज़दूर हैं, आपको भारी काम करना है तो वो 1500 से 1600 कैलोरी होता है। अगर आपको वेट घटाना है तो इसमें से 500 कैलोरीज आपको माइनस कर देनी है, उसको कम करके खाना है। अब इतने का डेफिसिट अगर आपका रहेगा तो वो बॉडी आपके अंदर जो चर्बी इकट्ठा है उससे लेगी और आपको वेट घटाती रहेगी। तो आप एक्स्ट्रा ईटिंग मत कीजिए, बिना भूख के मत खाइए। ऐसा होता है कभी कभी आप खाली होते हैं, आपके पास कोई काम नहीं होता है। जैसे देखिए मेरी आदत पड़ गई है, जब भी मैं कोई काम करती हूँ चाय पीती रहती हूँ। तो बोर्डम में मत खाइए। जब दिमाग खाली होता है, आपके पास कोई काम नहीं होता है, तो उस वक्त ज़्यादा भूख लगती है। जैसे आप टीवी देखते रहते हैं, उसके साथ आप कोई नमकीन खाते रहते हैं, मूंगफली खाते रहते हैं, तो ये आदत छोड़नी पड़ेगी। आपको जब कभी भी कुछ खाने का मन करे तो पहले आप सोचिए थोड़ी देर रुक करके कि आपका वाकई खाने का मन कर रहा है या आप बोर हो गए हैं। नहीं समझ में आया, बस आप एक गिलास पानी पी लीजिए। थोड़ी देर बाद डिसाइड कीजिए कि आपको खाना है कि नहीं खाना है। दूसरी जो सबसे अच्छी प्रथा मुझे अपने देश के खाने की, मुझे बाकी जगहों का नहीं पता है, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में जो खाने का तरीका था, हमारे बड़े बुज़ुर्ग सुबह किचन में बैठ कर के 9-10 बजे पूरा खाना खाते थे और उसके बाद वो दिन भर मुँह जूठा नहीं करते थे। मेरी दादी कहती थी बार बार मेरे को कुछ खाने को मत दो, मैं बार बार मुँह जूठा नहीं करती हूँ। वो सुबह लगभग 10 बजे अपना पूरा खाना दाल चावल रोटी सब्ज़ी खा लेती थी। उसके बाद शाम को 7 बजे 8 बजे जब खाना तैयार हो जाता था, फिर से किचन में बैठती थी और खाना खाती थी पूरा प्लेट लेकर के, और फिर उसके बाद वो कुछ भी नहीं खाती थी। इस बीच में वो कभी 1 कप चाय पी सकती थी, मट्ठा पी सकती थी, इसके अलावा वो कुछ नहीं लेती थी। और आजकल हमारी इसी प्रथा को वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। रोज़ एक नया ऐप आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ही तो थी। आपने सुबह 9 बजे खाया, तब से रात के 8 बजे तक 11 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। फिर आपने 8 बजे से 9 बजे 13 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। तो इसके लिए कहा जाता है कि जब आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन निकलती है। उस इंसुलिन की एक साइकिल होती है जो वो 45 से 55 मिनट की होती है। अगर उस 45 से 55 मिनट में आप जो खाएंगे वो उतने इंसुलिन में कवर हो जाएगा। लेकिन आप अगर बार बार हर 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे पे खाना खाएंगे तो बार बार बॉडी को इंसुलिन निकालना पड़ेगा, और ये भी एक कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का। तो बार बार खाना मत खाइए। लेकिन सबकी बॉडी पे इंटरमिटेंट फास्टिंग काम नहीं करती है, जैसे मेरे ऊपर नहीं काम करती है। अगर मैं 12 घंटे कुछ नहीं खाती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, मुझे हाइपोग्लाइसीमिया होने लगता है। तो 2 तरह का खाने का सिस्टम है। एक हमारे बुज़ुर्गों की तरह सुबह और शाम खाइए, बीच में आप छाछ पीजिए, कोई सेब खा लीजिए, चाय पी लीजिए, ब्लैक टी, ग्रीन टी, दूध वाली चाय 2 ही बार पीजिए। हालांकि मैं ब्लैक टी बिल्कुल नहीं पी पाती हूँ, ग्रीन टी बिल्कुल नहीं पी पाती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ अच्छा होता है। और दूसरा सिस्टम होता है कि हमारा शरीर एक कंजूस बनिए की तरह है। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैंने इसको 1 रुपये दे दिया एक बार में और फिर उसे नहीं पता है कि दूसरा रुपया कब आएगा, तो उसको वो अपने अंटी में दबा के रख लेता है। मतलब जो हम खाते हैं, अगर हम एक ही बार खाते हैं, लोग कहते हैं मैडम हम तो कुछ खाते ही नहीं हैं, हम तो 2 बजे तक भूखे रहते हैं, उसके बाद एक बार बस खाना खाते हैं, वो भी 2 ही रोटी खाते हैं। तो वो कंजूस बनिए ने वो 2 रोटी रख ली कि पता नहीं अगला खाना कब मिलेगा। तो उसी 1 रोटी को या 1 रुपए को आप 4-4 आने में डिवाइड करके हर 4 से 5 घंटे पे अपनी बॉडी को देंगे तो बॉडी समझ जाएगी। बॉडी को आप ट्रेन कर देंगे तो बॉडी समझेगी कि इस वाले को खर्च कर दो, अगला 4 आना तो फिर आना ही है। तो 2 तरह का, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, एक हर 3 से 4 घंटे पे कुछ खाने का हो गया। उस 3 से 4 घंटे पे अधिकतर मैं वो चीज़ें खाने को कहती हूँ जो आपकी एक डाइट, जैसे मुझे आप बहुत सारा सैलड भी दे दीजिए, दही भी दे दीजिए, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, मैं एक साथ नहीं खा सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सैलड अभी खा लेती हूँ, 1-2 घंटे बाद मैं उसमें से अपना दही खा लेती हूँ और फिर मैं खाना खाती हूँ। तो उसी खाने को मैंने डिवाइड कर दिया और उसको बार बार खाया। बीच में भूख लगी तो ऐसी चीज़ खाइए कि जिसको खाने से आपकी बॉडी की ऊर्जा खर्च हो उसको पचाने में। जैसे खीरा है, खीरा से आपको कुछ नहीं मिलता है सिवाय पानी के, लेकिन उसको पचाने के लिए बॉडी को एनर्जी लूज़ करनी पड़ती है, तो आपका वेट लूज़ होगा।
सेब ऐसा है, टमाटर ऐसा है, तो ये चीज़ें आप खाइए। अंडे का एग वाइट है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती हैं। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनका प्लेटर कैसा होना चाहिए, उसमें फ़िश या एग होना चाहिए, उसके साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, मल्टीग्रेन की रोटी होनी चाहिए। वेजिटेरियन लोग बेसन की भी रोटी खा सकते हैं, सत्तू का रोटी खा सकते हैं, कभी कभी सोयाबीन, चना, इसकी सब्ज़ी खा सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन लोग एग खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। मीट जो बीफ होता है या जो भी वैसा मीट होता है बकरे वगैरह का, मटन, उसको कम खाना होता है, नहीं खाना होता है जब आप वेट लूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हो गया आपका डाइट के बारे में। कोई भी स्पेसिफिक डाइट, एटकिन डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, कीटो डाइट, फलाना डाइट, ये कुछ काम नहीं करती है, सब एक जैसे हैं। वही डाइट आपके ऊपर काम करती है जो आपके घर में रोज़ उपलब्ध है, जो आपके एरिया में ईज़िली अवेलेबल है, और जिसको खा के आपको संतुष्टि प्राप्त होती है, उस खाने को ही खाना है। उसमें से एनर्जी की मात्रा कम खाना है, माइंडफुल ईटिंग करनी है, या तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, या हर 4 घंटे पे खाना है। ये आपको अपनी बॉडी के हिसाब से डिसाइड कर लेना है। तो ये हो गया खाने के बाद। वेट लूज़ करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हाइपोकैलोरिक डाइट काम करती है। फिर आता है एक्सरसाइज। हमारी घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं ज़्यादा। जो लोग गांव में, कस्बों में रहते हैं, जिम जाने का इतना फैशन नहीं है महिलाओं का, उनके पास टाइम भी नहीं होता है, तो एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो आपका डे टू डे काम है, जैसे झाड़ू पोछा करना, वो सबसे अच्छा काम है वेट हटाने के लिए। आपके पेट के पास से जितनी बीमारियां होती हैं वो पेट की तरफ वेट हटाने से ठीक होती हैं। तो आपको पेट से वेट हटाने का सबसे अच्छा एक्सरसाइज है झाड़ू पोछा, जो बैठ के अगर लगाया जाए तो, क्योंकि आप उसमें खिसकते हैं। दूसरा है चक्की चलाना। लोग हंसते हैं जब मैं कहती हूँ कि आधा किलो बेसन पीसो, हर ऑल्टरनेट डे पे उसका पकौड़ा बना के अपने सास जी को खिलाओ, खुश हो जाएंगी, लेकिन तुम मत खाना। तो ये मैं मजाक नहीं कर रही होती हूँ, ये मैं सच्ची में बोल रही हूँ। चक्की चलाने से आपका ये मूव करता है। जिम में हम लोग को बैठा करके लोग हाथ से चक्की चलवाते हैं, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली घर में बोल रही हूँ कि करने से वहाँ पे खिसकवाते हैं, वहाँ पे वज़न उठवाते हैं। तो वज़न उठाने से क्या होता है, जो आप बाल्टी में पानी लेके छत पे जाती हैं, अगर अपने वेट के हिसाब से लेती हैं, तो आपके इन मसल्स में स्ट्रेंथ आता है, आपके पैरों में स्ट्रेंथ आता है। तो अपने घर के कामों को बोझ ना समझें। ससुराल में ये काम करना पड़ रहा है तो ये ना समझें कि सास मेरी सता रही है, मेरा पति मुझे सता रहा है। उस काम को अपना काम समझ के करिए, और ये देखिए कि उससे आप फिज़िकली कितना फिट रहेंगी। तो कोई भी एक्सरसाइज अगर आप हफ्ते में 5 दिन 45 मिनट की इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट है वेट घटाने के लिए। और अगर मेंटेन करना है वेट, तो आधे घंटे 5 दिन, 3 से 5 दिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो उतना सफिशिएंट है। औरतों को स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, जो वेट उठाने वाला मैंने कहा है, वो करने से क्या फ़ायदा होता है, उनकी मांसपेशियां बहुत जल्दी ये झूल जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, उनको जगह जगह दर्द होने लगता है, कमर में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, उन सब चीज़ों से आराम मिलता है। तो एक्सरसाइज हो गई, डाइट हो गई, और इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करना। ये नहीं कि डॉक्टर ने कहा है बच्चा होने तक तो कर लेना है, ये इसको आप अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिए, ज़िंदगी भर आपको फॉलो करना है। क्योंकि पीसीओडी की बीमारी जब आप माँ के पेट में थी तब से शुरू हुई थी, और जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके अंदर रहने वाली है। उसको कंट्रोल, जैसे शुगर आप अपने एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से पीसीओडी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। 50% कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। हम लोग इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी महिला का वेट 70 किलो है और उसने उसमें से
3.5 से 7 किलो वज़न घटा लिया 3 महीने में, तो उसके अपने आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस 40% बढ़ जाते हैं, क्योंकि 40% महिलाओं में इतने वेट लॉस से ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है। जब ओव्यूलेशन होने लग जाएगा तो बच्चा तो आपको ऐसे ही रुक जाएगा। तो बहुत सारी महिलाएं जिनकी उम्र ठीक होती है, जिनके पास टाइम होता है, सिर्फ वो मोटी होती हैं, पीसीओडी होता है, लेकिन और हार्मोन्स की तीव्रता ज़्यादा नहीं होती है, उनको मैं 3 से 6 महीने का टाइम देती हूँ। घर जाओ, ये करो और देखो तुम प्रेग्नेंट हो पा रही हो कि नहीं हो पा रही हो तो फिर आना, तो आगे का काम करेंगे। और उसमें बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। यही लाइफस्टाइल में अगर आपके ऊपर डाइट एक्सरसाइज काम नहीं कर रही है, आप ओबेज हैं, हम कैसे डिवाइड करते हैं? कुछ लोग नॉर्मल वेट होते हैं, कुछ लोग अंडर वेट होते हैं, अपने वेट से कम होते हैं, कुछ लोग अपने वेट से थोड़ा ज़्यादा होते हैं, जिनको हम खाते पीते घर का कहते हैं, डबल बॉडी वाले, तो वो ओवर वेट होते हैं। और उसके ऊपर जाती है ओबेसिटी, जो एकदम मोटे हट्टे कट्टे होते हैं। तो जो ओवर वेट है उनको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़े में उनको फ़ायदा हो जाता है। जो ओबीस हैं उनके ऊपर चीज़ें हो सकता है सिर्फ डाइट एक्सरसाइज ना काम करें, क्योंकि आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि पीसीओडी ओबेसिटी को बढ़ाती है या ओबेसिटी पीसीओडी को बढ़ाती है। जो पहला मरीज़ डायग्नोज किया गया था वर्ल्ड में पीसीओडी का, वो सारी महिलाएं मोटी थीं, लेकिन फिर भी जो हमारे लक्षणों का समूह है, जिसको पूरी दुनिया ने मिलकर एक लक्षणों का समूह बनाया, रॉटरडैम यूरोप में एक जगह है जहाँ पे एक मीटिंग हुई पूरे दुनिया के डॉक्टर्स की, साइंटिस्ट की। उन्होंने 3 लक्षण चूज़ किए थे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को जानने के लिए। उसमें एक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी थी, जो महीना चढ़ के आने वाली। दूसरी थी आपके मुंह पे और हर जगह बाल आना, मुहासे होना, यहाँ से बाल गिरना, हाइपर एंड्रोजेनिमिया, हर्सिटिज्म कहते हैं जिसको। और तीसरी थी आपकी ओवरी में बहुत सारे छोटे छोटे अंडों को देखना। तो इन तीनों में से अगर 2 लक्षण आपके में पाए जाते हैं तो आप पीसीओडी की मरीज़ हैं, इसमें ओबेसिटी नहीं आती है। तो ये बहुत बड़ा डायलेमा है। अब ये पीसीओडी क्यों होता है बॉडी में, क्यों किसी को होता है किसी को नहीं होता है, इसके बारे में रिसर्च चल रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि 20वीं और 21वीं सदी में पीसीओडी सबसे ज़्यादा रिसर्च किया जाने वाला टॉपिक है। अगर आप पबमेड गूगल खोलते हैं तो उस पे सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर्स आपको इस बीमारी और इसके इलाज के बारे में मिलेंगे। तो सोचिए कि क्या है। उसके बावजूद अभी तक हम ये समझ नहीं पाए कि कैसे है। ये बहुत सारे कंबाइंड फैक्टर्स हैं। उसमें से एक फैक्टर आपका जेनेटिक है। आजकल मैं उस पे मेरी कुछ रिसर्च खोज जारी है, इसलिए आप लोग आते हैं मेरी क्लिनिक में तो मैं सबसे ये पूछती हूँ कि आपकी सिस्टर को पीरियड चढ़ के तो नहीं आता है। अगर आप अकेली हैं तो पूछती हूँ आपकी मॉम को तो पीरियड चढ़ के नहीं आता था आपकी उम्र में, तो आप कहते हैं हमको मालूम नहीं है। तो मैं कहती हूँ घर जाके मॉम से पूछना और मुझे बताना, इससे आपके ट्रीटमेंट में मदद नहीं मिलेगी। ये मैं इस बीमारी को समझने के लिए अपनी तरफ से छोटा प्रयास कर रही हूँ। और आपको जान के हैरानी होगी कि अभी जो 400-600 पेशेंट मैंने इकट्ठे किए हैं उसमें से 50% से ज़्यादा लोगों में इस बीमारी का जेनेटिक कनेक्शन है। तो ये पॉलीफैक्टोरियल, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। उसमें जेनेटिक एक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जो हमारा खान पान रहन सहन वातावरण बदला है उसकी वजह से। इन्वायरमेंटल डिसरप्टर्स हैं, जो हम ये प्लास्टिक और ये प्रेजर्वेटिव्स और ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ढेर सारी यूज़ कर रहे हैं, वो एक कारण है। और स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। हमारी महिलाओं को हमारे शरीर में, हमारे डे टू डे लाइफ में इतना स्ट्रेस फेस करना पड़ता है जिस दिन से वो पैदा होती हैं। पहले वो लड़की हैं, इस बात का स्ट्रेस होता है, फिर उनको अपने को लड़के के बराबर प्रूव करके आगे बढ़ना होता है, करियर में जाना होता है, साथ में उनको फैमिली बैलेंस करनी पड़ती है, ससुराल मायका दोनों को बैलेंस करके, नौकरी करके, पति को खुश करके, घर में खाना पका के, बच्चा पाल के, तभी वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की तरफ बढ़ सकती हैं। और उनको अगर हाई स्कूल से इंटर में एडमिशन लेना है, एटलीस्ट जिस सोसाइटी में हम अभी रह रहे हैं, तो उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो वर्थ हैं आप ये जुआ खेलने के लिए, घर वालों के लिए, कि अगर उन्होंने आपको नीट की तैयारी कराई तो आप प्री मेडिकल एंट्रेंस निकाल लेंगी। तो ये बहुत सारी तरह के स्ट्रेस हैं लाइफ में जो एक महिला को झेलना पड़ता है, और वो स्ट्रेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हो गया लाइफस्टाइल,
सेकंड नंबर पे आता है दवाएं। मान लीजिए आपने वेट कम कर लिया, उसके बाद भी आपको बच्चा नहीं रुक रहा है, अभी भी आपका पीरियड इरेगुलर है और हम आपकी जांच कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि आपके अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ओव्यूलेशन होने का मतलब ये हुआ कि एक अंडा सेलेक्ट होकर बढ़ नहीं रहा है, बढ़ के फूट नहीं रहा है, तो हम कुछ दवाएं आपको देते हैं। इन दवाओं में जो पहली दवा आज से 1968 में ढूंढी गई थी जिसका नाम है क्लोमिफेन साइट्रेट, उसने पूरा पीसीओडी के ट्रीटमेंट को रिवोल्यूशनाइज किया था। जैसा मैंने आपको बताया था कि 1935 में जब ये बीमारी ढूंढी गई थी तो इसका इलाज सिर्फ ओवरीज को काट के होता था, जिसको वेज रिसेक्शन कहते थे। फिर जब 1968 में FDA ने अप्रूव कर दिया क्लोमिफेन साइट्रेट को ओव्यूलेशन में यूज़ करने के लिए, तब से लेकर के बहुत 80s 90s तक हम पीसीओडी में जिन महिलाओं को अंडा नहीं बनता था उनको क्लोमिफेन साइट्रेट खिलाते थे। क्लोमिफेन साइट्रेट खिला करके और उनको ओव्यूलेट कराने की कोशिश करते थे। फिर धीरे धीरे ये देखा गया कि क्लोमिफेन साइट्रेट से ओव्यूलेशन तो 80-90% महिलाओं को हो जाता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 20-22% को ही प्रेगनेंसी रुकती है। तो देखा गया कि ये जो क्लोमिफेन साइट्रेट थी ये अंडे पे तो अच्छा काम करती है, लेकिन ये जो झिल्ली है, मैंने क्या बताया कि बच्चा यहाँ रुकता है और इस झिल्ली का नाम है एंडोमेट्रियम, इस पे उसका इफ़ेक्ट नेगेटिव था। और यहाँ पे ये सर्विक्स है, सर्विक्स में एक लिसलिसा पदार्थ होता है जैसा मैंने आपको बताया था पहले, वो लिसलिसा पदार्थ अंदर कीटाणुओं को जाने से रोकता है। तो इस म्यूकस पे क्लोमिफेन साइट्रेट ऐसा काम करती थी कि ये अपने अंदर स्पर्म को नहीं लेना देता था। तो ये कारण माना गया क्लोमिफेन साइट्रेट फेलियर का। और कुछ पेशेंट ऐसे थे 40 से 42% पीसीओडी के कि जिनके ऊपर क्लोमिफेन साइट्रेट काम ही नहीं करती थी, उनको क्लोमिफेन साइट्रेट रेजिस्टेंस कहते थे, उनके अंदर अंडा सेलेक्ट ही नहीं होता था, बढ़ता ही नहीं था। और फेलियर उनको कहते थे जिनके पे अंडा बनता भी था इस दवाई से, सब कुछ होता था लेकिन बच्चा नहीं रुकता था। जैसा कभी कभी क्लिनिक में होता है, हम लोग डिस्कस करते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन बच्चा नहीं रुक रहा है, पता नहीं क्या बात है, तो हम आगे के ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे में जिन महिलाओं में ये पाया गया तो उन लोगों को फिर हम लोगों ने एक दवाई जोड़ी कि भाई ये बीमारी में मैंने दो चीज़ आपको बताई है, एनोवुलेशन नहीं होता है उसका कारण एक मेल हार्मोन का बढ़ना है और दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो चूँकि हमारे पास बहुत सालों तक सिर्फ क्लोमिफेन साइट्रेट नाम की दवा थी, वो अकेले जब काम नहीं करती थी, तो हमने एक दवा देखी कि जो शुगर के मरीज़ को उनकी बॉडी को इंसुलिन से सेंसिटाइज करने के लिए खिलाई जाती है, उनको इंसुलिन सेंसिटाइज़र कहते हैं, मेटफॉर्मिन। वो दवाई इन पीसीओडी महिलाओं को अगर खिलाई गई किसी वजह से, तो इनके अंदर अपने आप अंडा सेलेक्ट होने, बढ़ने और ओव्यूलेशन होने की क्षमता बढ़ गई। तो इस दवाई को जोड़ा जाने लगा क्लोमिफेन साइट्रेट के उन मरीजों में जिनमें सिर्फ अकेले क्लोमिफेन या तो प्रेगनेंसी नहीं लाती थी या अंडा नहीं बढ़ाती थी। तो इसको हम एडजुवेंट कहने लगे। एडजुवेंट मतलब जो चीज़ ऐड कर दी गई, जोड़ दी गई। सेम चीज़ लाइफस्टाइल के साथ है। वो बीच में बात मैं इतना लंबा कर देती हूँ कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ। मैं बता रही थी कि जिन महिलाओं पे जो मोटी हैं और वो रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हैं, डाइट कर रही हैं, उसके बाद भी उनका वेट कम नहीं हो रहा है, उन महिलाओं में भी हम मेटफॉर्मिन नाम की दवाई जोड़ते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि उन महिलाओं का वेट कम होने लगता है या रुक जाता है। क्यों? क्योंकि मेटफॉर्मिन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि वो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग होती है, कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग किसको कहते हैं कि आपका मन करता है चॉकलेट खाने का, मिठाई खाने का, बिना रोटी चावल के आपका पेट नहीं भरता है, उस क्रेविंग को वो कम करती है, आपकी भूख की तीव्रता को कम करती है, तो और आपकी बॉडी को इंसुलिन की तरफ सेंसिटाइज करती है। तो इसका नाम इंसुलिन सेंसिटाइज़र है। इसी सीरीज़ में मेटफॉर्मिन के अलावा आजकल दो नई दवाएं आ गई हैं जिनको आइनोसिटोल्स कहते हैं, मायो आइनोसिटोल एंड डी कायरो आइनोसिटोल। ये बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन की तरह हैं। ये हमारे गुड़हल के फूल में सबसे पहले इंडिया में पाई गई थी, ढूंढी गई थी, लेकिन इसका उपयोग
पीसीओएस में मेटफॉर्मिन की जगह किया जाएगा। इसकी खोज इटली में हुई आज से 10-15 साल पहले, और आजकल ये दवा मार्केट में इतनी ज़्यादा है कि हर फार्मा कंपनी हर दूसरे तीसरे दिन जिसके पास ये प्रोडक्ट नहीं है वो ये प्रोडक्ट लेके आ रहा है। तो वो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किसको मेटफॉर्मिन देना है, किसको आइनोसिटोल देना है। मेटफॉर्मिन जो लोग खाते हैं उनको मैं कहती हूँ रोज़ 1 कटोरी दही खाने के लिए, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड बेसिलाई होते हैं। और मेटफॉर्मिन जो होता है आपकी बॉडी से बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी करता है, तो उसको हम अलग से उनको जिंकोवेट या कोई भी ऐसी विटामिन जिसमें बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन उनको सप्लीमेंट के तौर पे देते हैं। मेटफॉर्मिन के साथ प्रॉब्लम है, पेट में कुछ दिन जब शुरू में खाते हैं अपसेट होता है, उल्टी जैसा आता है, लूज मोशन होते हैं, कई लोगों को वो टॉलरेट नहीं होती और टैबलेट बड़ी बड़ी होती है और डोज उसकी 500 मिलीग्राम मिनिमम है, उससे लेके 1.5 ग्राम तक। तो हम उसको कैसे देते हैं, पहले मैं लिखती हूँ आधा गोली सुबह शाम 7 दिन, उसके बाद से फिर कहती हूँ 1-1 गोली खाइए। अगर 1 नहीं खा पा रही है पहले आधा खाइए, फिर आधा 2 बार खाइए, फिर आधा और 1 खाइए, फिर 1-1 पे जाइए। तो आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है उस दवा से। फिर उसी तरह से जब इनफर्टिलिटी होती है तो ओवुलेशन अगर सिर्फ क्लोमिफेन से नहीं हो रहा था तो हमने उसमें मेटफॉर्मिन जोड़ा। आजकल उसमें हम मायोआइनोसिटोल जो ये दूसरा ग्रुप आया है इंसुलिन सेंसिटाइज़र का, कभी कभी वो जोड़ते हैं। ये देखा गया है कि मेटफॉर्मिन या आइनोसिटोल्स को अगर हम 2 महीना बिना आपको बच्चा रुकने अंडा बनने की दवा के दें पहले, और तीसरे महीने या चौथे महीने में अगर हम क्लोमिफेन साइट्रेट या कोई भी अंडा बनने वाली दवा जोड़ते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसलिए आप में से कई लोगों को मैं कहती हूँ कि 3 महीने में कोई बच्चा रुकने की दवा नहीं दे रही हूँ, 3 महीने में आपके हार्मोन्स ठीक कर रही हूँ। उसके बाद जब आप तीसरा पीरियड आएंगी तो रुकने की दवा दूंगी। आप में से कई लोग जल्दी में होते हैं, आपको जल्दी बच्चा चाहिए होता है, लेकिन मुझे ये समझना होता है और आपको भी मुझे ये समझाने की कोशिश करनी पड़ती है कि बच्चा तभी होगा जब हम आपके अंदर की दिक्कत को दूर कर पाएंगे। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पहले क्लोमिफेन था, अब क्लोमिफेन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं रह गया है इनफर्टिलिटी में ओवुलेशन करने के लिए। एक दवाई है लेट्राजोल नाम है उसका, वो दवा कैंसर के पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को कैंसर ना हो उसके लिए खिलाई जाती थी। उसकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई जब इस दवा को ढूंढा जा रहा था, बनाया जा रहा था कनाडा में। तो जो उनके फार्मासिस्ट थे उन्होंने देखा कि जिन महिलाओं को ये दवाई खिलाई गई वो उनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो उनके ओवरीज में बहुत अच्छे अंडे बने हुए थे। तो उनको लगा अरे वाह ये तो अंडे बढ़ा रही है, ये तो ओवुलेशन करेगी। तो उन्होंने अपने बॉस से बोला कि भाई इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्यों नहीं यूटिलाइज़ करें। तो उनका मजाक बन गया। लेकिन 4, 6, 10 साल बाद उसी प्रॉपर्टी को भुनाया गया और ये देखा गया कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ की महिलाओं को अगर हम लेट्राजोल खिलाते हैं अंडा बनाने के लिए तो उनकी जो प्रेगनेंसी रेट होती है वो क्लोमिफेन साइट्रेट से बहुत ज़्यादा होती है। और क्लोमिफेन साइट्रेट का जो साइड इफ़ेक्ट बच्चेदानी की झिल्ली और म्यूकस पे था ये नहीं होता है। और जो लाइव बर्थ रेट किसी की भी, आप सिर्फ प्रेग्नेंट हो गए इससे नहीं कुछ होता है, आपकी गोद में हंसता खेलता बच्चा 9 महीने के बाद गया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जिसको हम लाइव बर्थ रेट कहते हैं। वो लाइव बर्थ रेट लेट्राजोल का बहुत ज़्यादा है क्लोमिफेन साइट्रेट से। बीच में 3 साल पहले हमारे 7-8 साल 5 साल तक हमारे देश में लेट्राजोल बैन हो गया था, ऑल ओवर दी वर्ल्ड बैन हो गया था, क्योंकि किसी ने कह दिया कि जो बच्चे लेट्राजोल खिला के प्रेगनेंसी ला के बनाए जाते हैं उनके अंदर हार्ट की बीमारी होती है। फिर 5-7 साल तक पूरी दुनिया ने लेट्राजोल नहीं यूज़ किया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में अंडा बनाने के लिए। फिर कई वैज्ञानिकों के समूह आगे आए, उन्होंने रिसर्च करके ये प्रूव किया कि लेट्राजोल का साइड इफ़ेक्ट की रेट क्लोमिफेन साइट्रेट से कम है और वो बच्चों में, जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें किसी तरह की भी कोई भी कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशन और एबनॉर्मेलिटी नहीं क्रिएट करता है। लेट्राजोल एकदम सेफ ड्रग है, बस उसका काम करने का तरीका अलग है। और
काम करने का तरीका अलग होने से वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आज की तारीख में अगर आप पीसीओडी हैं, आपने वेट कम कर लिया, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो सेकंड लाइन ड्रग मैं जो आपको देती हूँ वो लेट्रिजोल होती है। वो लेट्रिजोल के बहुत सारे तरीके हैं देने को। 5 दिन सुबह शाम खिलाती हूँ, कभी कभी 8 दिन खिलाती हूँ, कभी आज 1 कल 2 परसों 3 नरसों 4 ऐसे खिलाती हूँ। कितने तरीक़ों से लेट्रिजोल यूज़ किया जा रहा है और उसके बहुत अच्छे इनकरेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आज की तारीख में ड्रग ऑफ चॉइस ओव्यूलेशन के लिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए लेट्रिजोल है। लेट्रिजोल अकेले काम नहीं करती है तो हम उसमें मेटफॉर्मिन जोड़ते हैं या आइनोसिटोल जोड़ते हैं। अगर वो भी काम नहीं करता है तो थर्ड लाइन ट्रीटमेंट पे गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं। ये जो भी खाने वाली दवाइयाँ हैं ये कैसे काम करती हैं? जैसे क्लोमिफेन साइट्रेट है, वो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे जाके ऐसा सिग्नल देती है जिससे कि हमारी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से वो हार्मोन्स निकलते हैं, FSH LH जैसा मैं नाम ले रही थी, जो अंडे के सिलेक्शन और उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं, और वो जा कर के ओवरी पे काम करता है, अंडा बढ़ाता है। तो ये एक इनडायरेक्ट एक्शन हो गया। अब हम अगर बाहर से वही हार्मोन जो यहाँ से निकल रहा था वो दे दें तो और अच्छा हो जाएगा। तो थर्ड लाइन ट्रीटमेंट में हमारे पास गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं जो महंगे इंजेक्शन होते हैं, जिसको हम लगाते हैं और लगा करके आपको कोशिश करते हैं आपके अंदर अंडा बना के आपको प्रेगनेंसी लाने के लिए। गोनाडोट्रोपिन्स के साथ दिक्कत क्या है कि एक तो वो बहुत महंगे हैं, दूसरे पीसीओडी की महिलाओं की एक प्रॉब्लम जो मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ आपके साथ कि या तो उनके अंदर अंडे बनते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो उनका डोज करेक्शन एंड डोज कैलकुलेशन और मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर इन इंजेक्शंस की डोज थोड़ी ज़्यादा हो गई तो आपके अंदर बहुत सारे अंडे बनने लगते हैं, आपका पेट टाइट हो जाता है, पेट में पानी हो जाता है, जिसको हम ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं। और हम वो आपको अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं आपके अंदर होना। हमारा एम सिर्फ एक अंडा बनाना है, तो हम लेट्रिजोल से बनाते हैं। लेट्रिजोल का काम नहीं करता है तो इंजेक्शंस की लो डोज से हम लंबे टाइम तक दे करके वो एक अंडा बनाते हैं, फिर उसको फोड़ते हैं, फिर आपको साथ रहने को कहते हैं। कभी कभी आप कई महीने साथ रहे होते हैं फिर भी बच्चा नहीं होता है तो हम कहते हैं चलो 1-2 IUI करके देखते हैं। ये सब कुछ काम अगर नहीं कर रहा है, मान लीजिए लड़की अभी 20-22 साल की है, 23 साल की है, लेकिन उसकी शादी के 5 साल हो गए हैं और उसके ऊपर ना टैबलेट काम कर रही है, इंजेक्शन वो अभी लगवाना नहीं चाहती है, बहुत महंगा है और रोज़ इंजेक्शन लगाना है, तो ऐसे में कुछ दवाएं हैं जिनको हम लेट्रिजोल के साथ ऐड कर देते हैं। जैसे जो आपकी ये फैमिली प्लानिंग की दवाई है OC पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कुछ महिलाएं जो दुबली पतली PCOS हैं उनको अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट से बच्चा नहीं रुक रहा है तो 2 महीने का हम ब्रेक कर देते हैं, 2 महीने उनको OC पिल्स पे डाल देते हैं, तो उनके बॉडी में जो हार्मोन का ऊपर नीचे है वो थोड़ा कम हो जाता है और उसके बाद हम फिर से रुकने की दवाई देते हैं जो अक्सर काम कर जाती है। इसके अलावा स्टेरॉयड की गोली होती है, तो वो स्टेरॉयड मैंने आपको बताया है कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं ओवरी के अलावा एड्रिनल से भी निकलते हैं, तो जो भी उसका आउटर सोर्स है, एक्स्ट्रा सोर्स है, एक्स्ट्रा ओवेरियन सोर्स है उन इस मेल हार्मोन्स का, वो स्टेरॉयड की गोली उसको कम करती है। साथ ही साथ में जो हमारे ब्रेन में पल्सेस चलती हैं हार्मोन निकालने की, उसको करेक्ट करके अच्छा ओवुलेशन देती है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो वो लोग जिनकी एज कम है, जो दुबले पतले या नॉर्मल वेट के हैं, उनके में 2-3 महीने हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इससे अगर बच्चा हो जाता है तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है, इसमें पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती है। अगर ये सब कुछ नहीं काम किया, पेशेंट बहुत गरीब है, वो कहती है कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं करा सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट ट्रीटमेंट IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी है, वो नहीं करा सकती है। कह रही है मैडम मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं रोज़ आपके पास आ नहीं पाऊँगी, मेरा घर तो बहुत दूर है, दुबली पतली है, 4-6 साल शादी के हुए, ये सब चीज़ें उसके ऊपर फेल हो गई। तो ऐसे में हम स्टीन लेवेंडल जो करते थे ओवरी काट के ट्रीटमेंट, उसका मॉडिफाइड ट्रीटमेंट करते हैं जिसको हम लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कहते हैं।
तो उसमें हम क्या करते हैं, हम दूरबीन जांच करते हैं। उसके दो फ़ायदे हो जाते हैं, एक तो अंदर की बाकी चीज़ें कैसी हैं, ट्यूब वगैरह जो बाहर से दिख रही है वैसी ही है या अंदर कोई गड़बड़ है उसका पता चल जाता है। साथ में हम लेज़र द्वारा जो ओवरी है जिसमें बहुत सारे पुराने अंडे पड़े हैं जो नए अंडों को बढ़ने से रोक रहे हैं, हार्मोनल एटमॉस्फेयर वहाँ का ख़राब कर रहे हैं, उनको पंक्चर कर देते हैं बीच बीच में। अंडों के बीच बीच की जगह में 4-5 पंक्चर कर देते हैं। अधिकतर हम कोशिश करते हैं एक ओवरी में करें, कभी कभी बहुत बड़ी ओवरीज होती हैं और उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। वो महिला को पतला होना चाहिए, उसकी शादी का 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका जो LH हार्मोन है वो बहुत हाई होना चाहिए, उसका एंड्रोजन हाई होना चाहिए, तभी LH कम होना चाहिए, एंड्रोजन हाई होना चाहिए। ये सारी चीज़ें देखते हैं और तब जा कर के हम लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं। उस ड्रिलिंग में निकालते हैं, 4-5 जगह कर देते हैं पंक्चर। और ये देखा गया है कि इस ड्रिलिंग के बाद जिसको प्रेग्नेंट होना होता है वो 6 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो जाता है। ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इस ड्रिलिंग का इफ़ेक्ट सिर्फ 6 महीने से 1 साल होता है और अगर ढंग से ना किया जाए तो आप अच्छे अंडे भी उसमें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो लड़की की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। आप ऑपरेट कर रहे हैं, एक तरह से आप लैप्रोस्कोपी करके अंदर गए हैं, वहाँ पे लेज़र लगाया आपने, वहाँ कुछ चीज़ें आके चिपक गई या बेहोशी के कॉम्प्लिकेशन, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये काम हम जल्दी करना नहीं चाहते हैं। लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग एक फेवरेट ट्रीटमेंट नहीं है जब तक कि महिला के पेट में दूरबीन किसी और कारण से, जैसे उसको कोई और बीमारी है, उसका ट्यूब बंद है, कुछ और है और वो इस क्राइटेरिया में फिट हो रही है, तभी हमको करना है, वरना नहीं करना है। तीसरी चीज़, जब ये सब फेल हो गया तो टेस्ट ट्यूब बेबी का नंबर आता है। 3rd लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गया टेस्ट ट्यूब, 4th लाइन मेरे हिसाब से हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इन महिलाओं को या तो अंडे बनते नहीं हैं या बनते हैं तो इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि अगर उतने अंडों से बच्चा रुकेगा तो महिला कहाँ से कैरी कर पाएगी। तो इनके लिए हम लोगों ने IVF का खोज किया कि भाई इनके ऊपर भी IVF किया जाता है। इनका IVF थोड़ा स्पेशल तरीके से किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है कि जब हम एक महिला को 10 से 12 दिन इंजेक्शन लगाते हैं, उनके अंदर 8 से 12 अंडे बनाते हैं, अल्ट्रासाउंड द्वारा हल्की बेहोशी देके उन अंडों को बाहर निकालते हैं और पति के बीज से मिला करके गर्भ तैयार करके और उसको उस महिला की बच्चेदानी में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। मतलब जो काम इस ट्यूब में हो रहा था जब वो बाहर आप मशीन में कर रहे हैं तो उसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। वो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इसको हम 2 पार्ट में इन महिलाओं में करने लगे हैं। ये देखा गया कि पहले जब टेस्ट ट्यूब बेबी इन महिलाओं के लिए किया जा रहा था तो बहुत सारी बीमारियां, जो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम एक बीमारी होती थी उससे ये ग्रसित हो जाती थी, या इनको 3-4 बच्चे रुक जाते थे, मल्टीफीटल जिस्टेशन, जो कि अच्छा नहीं है। पेट एक आदमी का खाना जितने ज़्यादा लोगों में शेयर होगा उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी और माँ के ऊपर उतना ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बढ़ेंगे, बच्चा प्री टर्म पैदा हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा अगर बच्चेदानी उसका वेट नहीं उठा पाएगी। तो इसलिए हमारा एम होता है सिंगल प्रेगनेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्विंस अगर एज अलाउ करती है तो इन सब चीज़ों को देख करके जो इनका IVF होता है वो इस तरह किया जाता है कि इनके अंदर इनके 1 महीने में हम इनको सुई लगा के अंडा बना के गर्भ तैयार करके उसको फ्रीज़ करके रख देते हैं। फिर इनकी बॉडी पे जो हार्मोन्स के इंजेक्शन लगे हैं उनका साइड इफ़ेक्ट दूर हो जाए, पीरियड आ जाए, तो फिर इनको हम ट्रेस करते हैं कि इनकी बॉडी अगर नेचुरली ये झिल्ली एंडोमेट्रियम बढ़िया बना लेती है तो हम उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, और नहीं तो फिर हम इनको दवाएं देते हैं और फिर अगले महीने इनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसको सेगमेंटल IVF कहते हैं और उसका एम महिला की सेफ्टी होता है, क्योंकि इन महिलाओं की oocyte क्वालिटी भी ख़राब होती है अंडों की, इनके शरीर में बहुत तरह के रिएक्शन होते हैं जिससे कि इनका जब IVF किया जाता है तो इनकी बॉडी में कभी कभी समय से पहले अंडे फूट जाते हैं, कभी कभी फूटते ही नहीं हैं, और कभी कभी अंडे बनते हैं तो साथ में इनके पेट में पानी भी बनने लग जाता है। तो इन सारी चीज़ों से सुरक्षित मातृत्व की ओर ले जाना हमारा एम होता है। तो ये सारा कुछ ट्रीटमेंट के बारे में हो गया। एक बार ये महिला प्रेग्नेंट, इस बीच में इस महिला का शुगर का रेगुलर चेकअप होता है, BP का चेकअप रेगुलर होता है, वेट का, और अगर वो मोटी है
तो उसका लिपिड प्रोफाइल का, कोलेस्ट्रॉल जिसको आप कहते हैं, ये इन सारी चीज़ों को हमें मेंटेन रखना होता है, क्योंकि अगर ये महिला डायबिटिक है, प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। अगर इस महिला का कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, ये प्रेग्नेंट हो गई, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। तो ये हम फॉलो करते रहते हैं। अगर हमको लगता है कि इनका जो, कभी कभी हम आपका HbA1c GTT कराते हैं और मैं बोलती हूँ आपके शुगर की तो बैंड बजी है, तो आप कहती हैं मेरा तो शुगर नॉर्मल आता है, तो मैं कहती हूँ ये वाला शुगर आपके ब्लड में 5 साल बाद पता चलेगा। इसका मतलब है आप अभी प्री डायबिटिक हैं या डिरेंज प्रोफाइल है, आपकी बॉडी ग्लूकोज को जितना अच्छा हैंडल करना चाहिए नहीं हैंडल कर पा रही है। तो ऐसे में हम आपको मेटफॉर्मिन पे डालते हैं। हम आपका IVF प्लान करते हैं तो 1 से 2 महीना 3 महीना आपको मेटफॉर्मिन पे डालते हैं। ये जो इंसुलिन सेंसिटाइज़र है आपकी बॉडी में इंजेक्शंस का ओवर रिस्पॉन्स रोकता है, जिससे आपके अंदर ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के चांसेस को कम करता है, आपकी oocyte क्वालिटी अच्छी करता है, अंडों की क्वालिटी को अच्छा करता है, आपके इम्प्लांटेशन को अच्छा करता है। एक बार ये महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये सारे चेकअप वैसे ही चलते हैं, क्योंकि ये एक PCOD की महिला जो प्रेग्नेंट हो गई, आगे जाके ये डायबिटिक जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं उस डायबिटीज़ को, जो प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ पता चलता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का शिकार हो सकती है, इसको प्री टर्म लेबर हो सकता है, मतलब समय से पहले इसको बच्चा पैदा हो सकता है, इनके बच्चे कमज़ोर हो सकते हैं, या ये सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हम अगर ये महिला मेटफॉर्मिन पे, इनकी शुगर डिरेंज थी, मेटफॉर्मिन खाते हुए ये प्रेग्नेंट हो गई, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। 3 महीने पे फिर से इनका HbA1c GTT रिपीट करते हैं। अगर उस टेस्ट में कोई गड़बड़ी लगती है तो इस दवा को थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम कंटिन्यू करते हैं। कई बार आप लोग मेरी दवा की पर्ची लेके बाहर जाते हैं, बाहर के लोग आपको बता देते हैं तो शुगर की दवा है, डॉक्टर आपको शुगर की दवा क्यों खिला रहा है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि एक दवा के बहुत सारे काम होते हैं। इसी में मायो आइनोसिटॉल, जो मैंने आइनोसिटॉल बताया था, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत लोग सिर्फ मेटफॉर्मिन पे नहीं कंट्रोल हो पाते हैं, या जो लोग मेटफॉर्मिन नहीं हजम कर पाते हैं उनको मैं मायो आइनोसिटॉल पे भी डालती हूँ, बहुत सारे नाम से मेरे पास रहती है। तो ये करके हमारा एम होता है, ये देखा गया है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को बच्चा तो कई सारे रुकने की टेंडेंसी होती है, लेकिन उनको प्री टर्म डिलीवरी होने के भी चांसेस होते हैं। तो हमको कितना बच के चलना पड़ता है आप सोचिए। तो इस PCOS अवेयरनेस मंथ में मैं चाहती हूँ कि PCOS के अलग अलग एस्पेक्ट पे हम लोग बात करें। आज मैंने ये पॉइंट इसलिए चूज़ किया कि सबके दिमाग में कन्फ्यूज़न रहती है कि इनफर्टिलिटी PCO की ठीक होगी कि नहीं, उसको ठीक करने का तरीका क्या है, और जब मैं दवाएं करती हूँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो आप जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी और आप समझेंगे कि मैडम ऐसा क्यों कर रही है। तो फिर मैं अगले हफ्ते आपको उन लोगों के लिए PCOD में मैनेजमेंट बताऊंगी जिन लोग की फैमिली कंप्लीट हो गई है। तो आज हमने क्या जाना कि कोई भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की महिला जो प्रेग्नेंट होना चाहती है उसको सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। उसको टहलना, घर का काम करना, अगर उतने से नहीं हो रहा है, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जैसा मैंने बताया कि स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, वो कैसे काम करता है हमको बिल्कुल पता नहीं है, तो उससे दूर रहने का तरीका योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन है, जिसके वीडियोस मैं आपको फॉरवर्ड करती रहती हूँ ग्रुप में अपने, या आपको इंडिविजुअली फॉरवर्ड करती हूँ, उसको फॉलो कीजिए। अपने लिए ज़िंदगी में रोज़ 1 से 2 घंटा टाइम निकालिए, उसमें आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे आप खुश रहेंगे, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहला होता है, जिसमें आपको अपने खाने में चावल, चीनी, आलू, कोई भी डिब्बा बंद चीज़, बाज़ार की चीज़ नहीं खानी होती है। हरी साग सब्जी फल की मात्रा बढ़ानी होती है। एक्सरसाइज उतना ज़रूरी है आपके लिए जितना बाकी लोग के लिए ब्रश करना। हालांकि एक्सरसाइज तो सबके लिए ज़रूरी है, नहीं कर रहे हैं लोग जाने दीजिए, लेकिन आपके लिए उतना ज़रूरी है जितना ब्रश करना। तीसरे नंबर पे माइंडफुल ईटिंग, कि आप जो खा रहे हैं आपका ध्यान प्लेट में होना चाहिए। खाते हुए मोबाइल मत चलाइए, बच्चे को मत देखिए, व्हाट्सएप पे मैसेज मत कीजिए, फेसबुक का स्टेटस मत चेक कीजिए। अपना जो भी काम है उसको रोक करके 10 मिनट खाना खाइए। माइंडफुल ईटिंग कीजिए।
माइंडफुल एक्सरसाइज कीजिए कि आप जो एक्सरसाइज कर रही हैं वो एक्सरसाइज आपके, मतलब अगर आपने अपना हाथ यूं यूं घुमाया तो ये आपकी बॉडी के किस पार्ट पे काम कर रहा है ये आपको ध्यान देंगी तो उसका इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। तो एक्सरसाइज हो गया, बिहेवियरल थेरेपी कि आपने जो भी चीज़ चूज़ की है, आज आपने चूज़ किया कि आपके खाने में चावल चीनी आलू नहीं रहेगा, आप इतनी देर एक्सरसाइज करेंगी। मैडम ने कहा आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, घड़ी देख के टहलना है, घर का झाड़ू पोछा 2 बार करना है, तो उस पर डटे रहिए। कभी भी आपका दिमाग हिलता है, दिमाग बहुत आलसी है, दिल बच्चा है, वो हमेशा आराम चाहता है, तो उससे लड़िए, उस अपनी पॉजिटिव स्पिरिट को बनाए रखिए, जो कर रही हैं उस पर डटे रहिए, चाहे उसका रिज़ल्ट लेट मिले। तीसरे नंबर पे फिर अगर ये सारी चीज़ों से आपको प्रेगनेंसी नहीं मिल रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए, उस डॉक्टर से मिलिए जो इस बीमारी को समझता है, आपको समझाता है, आपको टाइम देता है। फिर ट्रीटमेंट में पहले आपको, अगर आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा है तो आपको मेटफॉर्मिन पे रख सकते हैं, आपके मेल हार्मोन्स बढ़े हुए हैं, आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खिला सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा आपका पीरियड उतने ही दिन नॉर्मल आएगा जितने दिन हम ये दवाएं खिलाएंगे। और अगर हमें बच्चा चाहिए तो हम ये दवा नहीं खिला सकते हैं, तो जो हम बच्चा रुकने वाली दवा देते हैं अगर उससे ओवुलेशन नहीं होता है तो पीरियड चढ़ जाता है। तो आपका पीरियड जड़ से कोई भी डॉक्टर दुनिया का आज की तारीख में ठीक नहीं कर पाएगा। फिर वो ट्रीटमेंट स्टेप वाइज होता है, आपकी एज और ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी और आपकी बच्चे की चाहत के हिसाब से हम 3 महीना दवा देते हैं रुकने की। अगर वो काम नहीं करती है, अंडा आपको अच्छे से बन रहा होगा तो मैं आपको कभी कभी IUI की सलाह देती हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में IUI की कोई जगह नहीं है। IUI मैं इसलिए करती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पर्म और अंडा आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, उनके मिलने के चांसेस बढ़ाने के लिए कर रही हूँ। अगर वो नहीं काम करता है, एज आपके साइड में है, तो यही इनडायरेक्ट इंडिकेटर है कि अभी आपके बॉडी के हार्मोन्स ठीक नहीं हुए हैं, तो मैं फिर आपको 2-3 महीने छोड़ देती हूँ इस तरह के ट्रीटमेंट पे जो बच्चा रुकने के लिए नहीं होता है, और फिर उसके बाद हम लोग नए सिरे से कोशिश करते हैं। अगर लेट्रोजोल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, लेट्रोजोल काम नहीं करता है, तो फिर मैं आपको मेटफॉर्मिन या आइनोसिटॉल उसमें जोड़ती हूँ, वो भी दवाई है, और आपको रेगुलर बुला करके आपके अंडे की ग्रोथ देखती हूँ, प्रोग्रेस देखती हूँ, आपको समय बताती हूँ साथ रहने का। अगर ये सब काम नहीं करता है, आप पतली हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकती हैं इंजेक्शंस या कुछ और आगे का ट्रीटमेंट, और आपकी मैं सोचती हूँ कि दूरबीन जांच होनी चाहिए कि कहीं आपके ट्यूब वगैरह में गड़बड़ी तो नहीं है, तो हम आपकी दूरबीन जांच करते हैं। दूरबीन जांच के साथ लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं, उसका रिज़ल्ट और लेट्रोजोल मेटफॉर्मिन खाने का और इंजेक्शन लगाने का, ये सारे रिज़ल्ट बराबर हैं। तो वो ड्रिलिंग हम बचते हैं जितना ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर वो ठीक से काम नहीं की तो आपकी प्रजनन क्षमता को घटाती है। फिर आपको सिर्फ हम इंजेक्शन लगा के अंडे बनाते हैं, उससे बच्चा रुकने का चांस मैक्सिमम होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे अंडे बनने और मल्टीपल प्रेगनेंसी होने, आपको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ते हैं, जो आपको बीमार करते हैं। तो हम गोनाडोट्रोपिन्स को बहुत सोच समझ के यूज़ करते हैं, बहुत कम डोज में यूज़ करते हैं, 10 से 15 दिन इंजेक्शन लगते हैं, जो सबके बस का नहीं होता है। जब ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं तब हम आपको कहते हैं, या ऐसा होता हो कि अंडा बनता ही ना हो, या मैं इंजेक्शन दूँ तो ढेर सारे बन जाएँ, तो मैं आपको बोलती हूँ कि अब हम लोग को IVF के लिए जाना चाहिए। एक बच्चा आपका IVF से हो गया तो PCOD के मरीज को कोई नहीं रोक सकता कि दूसरा बच्चा नॉर्मल ना हो जाए। आज की तारीख में मेरे 5-6 पेशेंट ऐसे हैं जो पहला बच्चा 5-5, 6-6 IVF फेलियर करके मेरे यहाँ हुए हैं। बहुत जगहों से फेलियर होके आए, 1-2 बार मेरे यहाँ भी फेल हुए होंगे, उसके बाद उनको बच्चा रुका। पहला बच्चा रुकने में टाइम 10-15 साल लग गया, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी उनको स्पॉन्टेनियस मिल गई। बच्चा उनका भी 1 साल का, 1.25 साल का, 1.5 साल का है। उसके पीछे रीज़न क्या था? PCOD में कोई आपकी ट्यूब नहीं बंद है, आपकी बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, और ये जो स्ट्रेस बच्चा ना होने का आप लेती हैं, समाज देता है, आपकी फैमिली देती है, जो इमोशनल वल्नरेबिलिटी होती है, टर्मोइल होता है, ये सारी चीज़ें मिलके आपको सब फर्टाइल बना देते हैं। एक बार बच्चे की किलकारी आपके घर में गूंज जाती है
तो उसके बाद वो सारा स्ट्रेस आपकी लाइफ से, माइंड से हट जाता है और बच्चा होने के प्रोसेस में आपकी बॉडी में जो भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस थोड़े बहुत हैं शायद वो ठीक हो जाते हैं और ये सारे कंबाइंड फैक्टर मिला करके आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी नेचुरल दे देते हैं। और आजकल मैं अक्सर ये गुड न्यूज़ अपने पेशेंट से सुन रही हूँ और उनका ये क्वेश्चन होता है कि मैम ऐसा कैसे हो गया, पहला बच्चा तो मुझे नहीं हो रहा था। तो उनको मैं यही समझाती हूँ कि आपकी तो ट्यूब नहीं बनती, आपके हस्बैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपको पीसीओडी थी। पीसीओडी में आपके ऊपर कोई दवा काम नहीं कर रही थी और टाइम टू प्रेगनेंसी घटाना मतलब आप 6 साल इलाज करेंगे, 4 साल आप फ्रस्ट्रेट होकर दवा छोड़ देंगे। तो हमको स्टेप वाइज चलना होता है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, जैसी आपकी एज होती है, जैसी आपकी पहुंच होती है उस हिसाब से। और हमारा एम होता है आपको एक हेल्दी चाइल्ड देना। एक बार वो मिल जाता है तो दोबारा आपको दूसरा बच्चा, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं तो नॉर्मली हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मैंने जो भी बातें बताई वो आपको समझ में आएंगी, आई होंगी, उसको आप फॉलो करेंगे और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं समझेंगे और उसका कंट्रोल आपके हाथ में है। आप अपनी दिनचर्या, खान पान से सुधार करके इस बीमारी को हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं। और आपको प्रेग्नेंट होने से अगर ईश्वर ने दिया है तो कोई भी रोक नहीं सकता है। कई बार आप बिना दवा के भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, जब आप दवाएं छोड़ करके चुप मार के बैठ जाते हैं तो बहुत सालों में आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो आपको अपनी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शब खैर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज़ डोंट स्टॉप वेयरिंग दैट मास्क अभी भी पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आई एम साइनिंग ऑफ।